विजन आईएएस नवंबर 2025 में हम सिक्योरिटी के ये सभी टॉपिक को कवर करेंगे। व्हाइट कॉलर टेररिज्म। अब हम एक बहुत गंभीर और कट टॉपिक पर बात करेंगे, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। हाल ही में ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि पिछले महीने 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक कार बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 11 से 15 लोग मारे गए और कई घायल हुए। इस केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी निया ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार किया, जो इस केस का 8वां मुख्य आरोपी है। निया ने इसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म का मामला बताया क्योंकि इसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स शामिल थे जो आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे थे। ये ब्लास्ट जैश-ए-मोहम्मद से लिंक्ड मॉड्यूल का था और सुसाइड बॉम्बर खुद एक डॉक्टर उमर उन नबी था। अब व्हाइट कॉलर टेररिज्म को समझते हैं। इसकी शुरुआत एडविन सदरलैंड के व्हाइट कॉलर क्राइम कॉन्सेप्ट से हुई, जो सम्मानित प्रोफेशनल्स द्वारा किए गए अपराधों पर फोकस करता है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म यानी पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स का छिपकर आतंकवाद में हिस्सा लेना। ये लोग हथियार नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बनाना, पैसा लॉन्ड्रिंग करना, फर्जी पहचान बनाना, ब्यूरोक्रेटिक लूपहोल्स का फायदा उठाना या सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करना। अब ये ट्रेंड बदल रहा है, जहां ये लोग सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट आतंकी एक्ट में शामिल हो रहे हैं, जैसे दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर्स का मॉड्यूल। इसकी एवोल्यूशन देखें। 1980 में नॉर्थ अमेरिका में प्रोफेशनल्स पीएलओ और आयरा जैसे संगठनों के लिए फंड जुटाते थे। आईएसआईएस में इंजीनियर्स हथियार बनाते थे, अलकायदा में डॉक्टर्स नेटवर्क चलाते थे, इट स्पेशलिस्ट प्रोपगेंडा मशीनरी बनाते थे। भारत में केरल के आईएसआईएस रिक्रूट्स अच्छे घरों से और पढ़े लिखे थे। ट्रेडिशनल टेररिज्म से फर्क ये है कि ट्रेडिशनल में ओपन हिंसा और डर होता है, लेकिन व्हाइट कॉलर में छिपकर सपोर्ट और सबवर्सन मोटिवेशन आइडियोलॉजिकल, धार्मिक या पॉलिटिकल होता है, न कि सिर्फ पैसा। ये लोग अपनी पोजीशन और एक्सेस का फायदा उठाते हैं। इसके कारण क्या है? पहला कारण है डिजिटल टेक्नोलॉजी का उदय। आज के पढ़े लिखे लोग टेक्निकल स्किल्स और ग्लोबल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके बहुत सटीक और हाई इम्पैक्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे ड्रोन से विस्फोटक पहुंचाना या कॉम्प्लेक्स फंडिंग मैकेनिज्म बनाना। उनकी एक्सपर्टाइज से आतंकी प्लॉट ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, लंबे समय तक चलने वाले और ज्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। दूसरा कारण है डिटेक्शन में मुश्किल। इन लोगों को इंस्टीट्यूशनल कवर मिल जाता है। यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट ऑफिस, गो और रिसर्च लैब्स जैसी जगहें सम्मान और संवेदनशील मटेरियल्स तक पहुंच देती हैं। इससे वे आसानी से छिपकर काम कर लेते हैं। तीसरा है ट्रांसनेशनल लिंकेज और नेटवर्क रेडिकलाइजेशन। जैसे दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स से आइडियोलॉजिकल और ऑपरेशनल रूप से जुड़ा था। चौथा कारण है धार्मिक श्रेष्ठता की भावना। कुछ लोग मानते हैं कि शरिया आधारित गवर्नेंस, न्याय, समाज और शिक्षा व्यवस्था सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और मॉडर्न संस्थाओं से कहीं बेहतर है। ये सोच उन्हें रेडिकलाइज करती है। पांचवा है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। इसमें व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच के गैप को महसूस करता है, जिससे अन्याय और नाराजगी की भावना पैदा होती है और ये अतिवाद की ओर ले जाती है। छठा है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। इसमें ग्रीवांस एक बड़ी समावेशी पहचान की तलाश में बदल जाते हैं, जैसे प्रोफेशनल पद को छोड़कर एक एक्सट्रीम हाई पर्पस वाली आइडेंटिटी को अपनाना। सातवां है डायस्पोरा और कनेक्टिविटी। जैसे केरल में गल्फ देशों में बड़ा डायस्पोरा है, वहां पासपोर्ट की ज्यादा संख्या और बार बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से रिक्रूटमेंट आसान हो जाता है। भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति। सबसे पहले जांच और इंटेलिजेंस एजेंसियां। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी निया आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। हाल के दिल्ली ब्लास्ट में भी निया ने डॉक्टरों सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज हाईजैकिंग या बड़े आतंकी हमलों में तुरंत एक्शन लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी इब इंटेलिजेंस इकट्ठा करता है। इन एजेंसियों का समन्वय आतंकवाद को रोकने में महत्वपूर्ण है। कानूनी व्यवस्था में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी यूएपीए मुख्य कानून है, जो आतंकी संगठनों को बैन करने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की इजाजत देता है। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए निया के अंदर टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल है। गृह मंत्रालय में कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल काम करता है। ये हवाला, क्रिप्टो और गो के जरिए आने वाले पैसे पर नजर रखते हैं। रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स यानी जवाबी कार्रवाई में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक उरी अटैक के बाद हुई, जहां एलओसी पार करके आतंकी लॉन्च पैड्स नष्ट किए गए। आगे की राह क्या है? पहला है सख्त रेगुलेशन और एनफोर्समेंट। गो की ऑडिट, कंप्लायंस और ब्लैकलिस्टिंग को और टाइट करना जरूरी है। कई बार गो के जरिए आतंकी फंडिंग होती है। एड और सीबीआई को व्हाइट कॉलर टेररिज्म की फाइनेंशियल लिंक्स जांचने के लिए ज्यादा पावर देनी चाहिए। दूसरा है संस्थागत निगरानी को मजबूत करना। यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और रिसर्च लैब्स में बैकग्राउंड चेक अनिवार्य करना,
फोरेंसिक ऑडिट करवाना और सिक्योरिटी ऑफिसर्स रखना। संवेदनशील मटेरियल्स जैसे केमिकल या टेक्नोलॉजी की डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए। तीसरा है ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी से जुड़ना। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नियमों को पूरी तरह अपनाना ताकि फंडिंग और ओवरसाइट के गैप्स बंद हो सके। भारत पहले से FATF का मेंबर है, लेकिन रिपोर्टिंग को और बेहतर करना होगा। चौथा है मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स पर क्रैकडाउन। KYC को बायोमेट्रिक्स जैसे आधार से और मजबूत करना। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस और शेल कंपनियों पर FIU इंडिया और एड की नजर रखनी चाहिए। पांचवा है फिस्कल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। नागरिकों को बजट मॉनिटरिंग में शामिल करना ताकि पब्लिक फंड्स का दुरुपयोग और करप्शन रुके। छठा है यूनिफाइड रिस्क इंटेलिजेंस ग्रिड बनाना। संवेदनशील प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की नेशनल रजिस्ट्री बनानी चाहिए जहां एब, नियर, एड और स्टेट पुलिस की डेटाबेस लिंक हो। सातवां है रेडिकलाइजेशन की शुरुआती चेतावनी। शिक्षकों, मैनेजर्स को रेड फ्लैग्स जैसे अचानक व्यवहार बदलना पहचानने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। अनोनिमस रिपोर्टिंग और प्रिवेंशन प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। निष्कर्ष में कहें तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म अतिवाद का नया चेहरा है जो समाज के अंदर से ही उभरता है। क्लासरूम, क्लिनिक, ऑफिस और लैब से ये खतरा ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये छिपा रहता है। भारत में ये कोई संयोग नहीं बल्कि उभरता पैटर्न है जिसके लिए तुरंत और रणनीतिक कदम उठाने जरूरी है। PT 365 की पूरी और डीप एनालिसिस वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर आने वाली है। अगर आप एग्जाम में कोई भी इंपॉर्टेंट करंट इश्यू मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज इन न्यूज। अब हम हाल ही में चर्चा में आए कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों पर बात करेंगे। 2025 में कई बड़े अभ्यास हुए या हो रहे हैं जो भारत की तैयारियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को दिखाते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले त्रिशूल 2025। ये एक बड़ा त्रिसेवा अभ्यास है जो नवंबर 2025 में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में हुआ। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर काम किया। ये अभ्यास पाकिस्तान सीमा पर तैयारियों को मजबूत करने के लिए था। अगला है सागर कवच। ये भारतीय कोस्ट गार्ड का द्विवार्षिक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। 2025 में ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे कई तटीय क्षेत्रों में हुआ। इसका उद्देश्य समुद्री खतरों जैसे घुसपैठ, तस्करी या हमले से निपटने की तैयारियां जांचना है। नौसेना, पुलिस और अन्य एजेंसियां शामिल होती है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2025 की 11वीं संस्करण नवंबर में कर्नाटक के बेलगावी में हुई। फोकस था काउंटर टेररिज्म, ड्रोन और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस पर। दोनों देश बारी बारी से होस्ट करते हैं। विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास है। 2025 की छठी संस्करण नवंबर में हनोई, वियतनाम में हुई। ये UN पीसकीपिंग ऑपरेशंस पर फोकस करता है। मालाबार क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक अभ्यास है। 2025 में ये गुआम में नवंबर में हुआ। उद्देश्य इंडो पैसिफिक में सहयोग और सुरक्षा मजबूत करना। गरुड़ भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। 2025 की 8वीं संस्करण नवंबर में फ्रांस के मोंट डे मासन में हुई। फोकस था हाई इंटेंसिटी एयर कॉम्बैट पर। अंत में अजेय वॉरियर। ये भारत और ब्रिटेन के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2025 की 8वीं संस्करण नवंबर में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुई। फोकस था काउंटर टेररिज्म और UN मैंडेट पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। GPS स्पूफिंग। हाल ही में नवंबर 2025 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास GPS स्पूफिंग के कई मामले सामने आए जिससे सैकड़ों फ्लाइट्स डिले हुई, कुछ डाइवर्ट करनी पड़ी और नेविगेशन में दिक्कत आई। एयरलाइंस ने गंभीर स्पूफिंग की शिकायत की। DGCA ने पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट करने का आदेश दिया। सरकार ने जांच शुरू की। NSA ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन शामिल है। दिसंबर में संसद को बताया गया कि दिल्ली सहित मुंबई, कोलकाता, अमृतसर जैसे कई बड़े एयरपोर्ट्स पर स्पूफिंग के मामले रिपोर्ट हुए हैं। ये दिल्ली में असामान्य है क्योंकि पहले ये ज्यादातर बॉर्डर एरिया जैसे अमृतसर, जम्मू में होता था। अब GPS स्पूफिंग क्या है, इसे समझते हैं। GPS स्पूफिंग एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें फॉल्स यानी झूठे GPS सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं ताकि नेविगेशन सिस्टम को गुमराह किया जाए। असली GPS सैटेलाइट्स के सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं क्योंकि वे हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। अटैकर ग्राउंड से ज्यादा पावरफुल फेक सिग्नल भेजता है जो असली सिग्नल को ओवरपावर कर देता है। इससे रिसीवर यानी एयरक्राफ्ट का GPS गलत लोकेशन दिखाने लगता है। कभी कभी लोकेशन 2500 किलोमीटर तक गलत दिखा देता है। ये जैमिंग से अलग है। जैमिंग में सिग्नल ब्लॉक हो जाता है, लेकिन स्पूफिंग में गलत लेकिन विश्वसनीय सिग्नल मिलता है जो ज्यादा खतरनाक है।
आप इस कोर्सेज टैब के माध्यम से आप विजन IAS मैगजीन 2025 की सभी वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। बुरेवेस्टनिक मिसाइल। हाल ही में 26 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर कैपेबल बुरेवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 21 अक्टूबर को हुए इस टेस्ट में मिसाइल ने 15 घंटे उड़ान भरते हुए 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। रूस का दावा है कि ये मिसाइल किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है और इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। पुतिन ने इसे दुनिया का अनोखा हथियार बताया और अब इसे सेना में तैनात करने की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। अब बुरेवेस्टनिक मिसाइल के बारे में समझते हैं। इसे SSC-X9 स्काईफॉल भी कहा जाता है, जो नाटो द्वारा दिया गया नाम है। ये रूस की नई पीढ़ी की 6 रणनीतिक हथियारों में से एक है। ये लंबी दूरी की कम उड़ान भरने वाली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जेट इंजन से चलती है और पूरी उड़ान के दौरान लगातार उड़ सकती है। लेकिन बुरेवेस्टनिक में न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इसे लगभग अनलिमिटेड रेंज देता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ती है, रास्ता बदल सकती है और मिसाइल डिफेंस को मुश्किल से पता चलता है। रूस का दावा है कि ये अमेरिका की मिसाइल डिफेंस को जवाब है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल नॉनेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूलें।